स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि यदि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का क्या मान जो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का कहने का मतलब है, ठीक है, कि आपका जो है यहाँ पर आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब भी होता है और अभिलंब दोस्तों यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ है, यानी कि जितना आपतित किरण होगा आपतन कोण होगा और उतना ही परावर्तन कोण होता है, ठीक है। दोनों का कोण जो है मान यानी कि बराबर होता है। तो इस प्रश्न में कहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच दोस्तों यहाँ पर यानी कि दोनों यहाँ पर बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। 90 का आधा हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आएगा 45, तो 45 आपका परिवर्तन भी आएगा और अपरिवर्तन भी आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर ए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर प्रश्न का अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर का जो प्रश्न है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए अगर फिगर से आप समझते हैं दोस्तों तो कभी भी नहीं भुलाएंगे और एग्जाम में आप जरूर से टिक करके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए ये आपका है यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका होता है क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पोल हो गया और वक्रता केंद्र दोस्तों यहाँ पर होता है और इसके जो बीच में रेखा होती है ये दोनों को मिला रही है, तो इस रेखा को दोस्तों हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। इंग्लिश में कहते हो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस। यानी कि दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगर साइंस को दोस्तों जितना ही गहराई से समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर और एग्जाम के लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न है कि यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा, ठीक है। दोस्तों एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है आपका एफ बराबर आर बटे 2 होता है, ठीक है। अगर प्रश्न का उत्तर मालूम है दोस्तों कमेंट में जरूर से जो है बोलिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर एफ आपका यहाँ पर 16 है तो आर का मान जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 16 गुने 2, ठीक है। 16 गुने 2 32, ठीक है। कितना आ जाएगा 32 दोस्तों आपका सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर का प्रश्न दोस्तों, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर जो है कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले अवतल दर्पण में, ठीक है, एक ही केस में जो है वस्तु का अगर प्रतिबिंब जो है सीधा और आवर्धित यानी कि काल्पनिक बनता है, कब बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए आपका जो है यहाँ पर ये अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब हम लोग यहाँ पर ये आपका है दोस्तों एफ, ठीक है, ये आपका एफ है और ये आपका सी है और ये आपका पोल है, ठीक है, यानी कि ध्रुव है। और फोकस दोनों यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं दोस्तों तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा बनेगा, ठीक है, और आवर्धित यानी कि काल्पनिक बनेगा। तो कहाँ पर रखेंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों ये सीधा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर में है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों प्रश्न का उत्तर मालूम है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। यहाँ पर गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। जब भी आप बाइक चलाए हैं या किसी भी वाहन में बैठे हैं तो गाड़ी के साइड मिरर में 2 यहाँ पर आपके जो है मिरर रहते हैं, ठीक है। तो उस जो मिरर दोस्तों यानी कि दर्पण है वो उत्तल दर्पण का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर का जो प्रश्न है अति ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, कि जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप दोस्तों अगर
पारदर्शित यानी कि अगर शीशे के गिलास में पानी भरकर उसमें अगर आप, ठीक है, शीशे के गिलास में पानी भरकर सिक्के को डालिएगा, ठीक है, सिक्के को डालिएगा तो आपको दोस्तों ये सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत यानी कि दिखाई देता है। तो ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं 7 नंबर। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती, ठीक है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें दोस्तों अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। तो यहाँ पर एक लेंस है दोस्तों, ठीक है, ये आपका लेंस है और इसमें बीच में ये आपका दोस्तों प्रकाशित केंद्र, ठीक है। अगर इससे आप जितने भी रे को यानी कि किरण को गुजारेंगे ये विचलित नहीं होगी, ठीक है, यानी कि जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्रकाशित केंद्र से, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कि उत्तल लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और ये दोस्तों VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी अगर बात आए तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, और इसे जितने भी रेखा जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आई और यहाँ चले गई, ठीक है, यहाँ से आई और दोस्तों यहाँ चली गई, यानी कि यहाँ पर मिल सभी को क्या करे, एकत्रित करे जितना भी किरण जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरणें को क्या करती, एक जगह एकत्रित करती, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर का यहाँ प्रश्न देखिए कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि नेत्र में जब भी प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, तो दोस्तों आपका जो पुतली है यही आपका नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा रोशनी में जाते हैं तो आपका जो पुतली है दोस्तों ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब भी आप अंधेरे में जाते हैं दोस्तों आपका पुतली जो है बड़ा हो जाता है। अब चलिए 10 नंबर में है कि सामान्य नेत्र का दोस्तों निकट बिंदु क्या है, अधिक बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। कि सामान्य नेत्र का दोस्तों निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अगर इसी का दूर की बात करें तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 11 नंबर में देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में दोस्तों जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करती है, और उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है दोस्तों ये उल्टा और वास्तविक होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मानव नेत्र का भी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 12 नंबर है कि जरा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है, ठीक है, जरा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका समंजन क्षमता घट जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है होता है जरा दूरदृष्टा, ठीक है, समंजन क्षमता कम यानी कि घट जाने के कारण। अब चलिए 13 नंबर में कि अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिनेत्री लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों समंजन कहलाता है, यानी कि नेत्र लेंस की अभिनेत्र यानी कि नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समंजन कहते हैं। क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, और ये आपका 14 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। और दोस्तों एक प्रश्न यानी कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने से लेकर, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसका अगर अच्छी तरह से वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला ऑप्शन से मिलाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक समीकरण यहाँ पर संतुलित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Fe 3 है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में आया दोस्तों तो यहाँ पर Fe जो आपका 3 है, Fe यहाँ पर 3 है, ठीक है, और O दोस्तों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर O 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा में आए दोस्तों तो यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर Fe3 है, ठीक है, O यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी O 4 है, क्योंकि 4H2O है तो यहाँ पर आपका जो O क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 4H2 और यहाँ भी 4H2, यानी कि H आपका जो है 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 8, 4 दूना 8 और यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है आपका संतुलित है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए 15 नंबर का जो प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ठीक है। जो पदार्थ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसमें किस पदार्थ का जो है उपचयन और तथा अपचयन हो रहा है। तो देखिए CuO प्लस H2, यहाँ पर Cu अलग हो गया और H2 के साथ O जो यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो Cu का दोस्तों यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ठीक है, और H2 का यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा तो CuO का, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका इधर का है लेकिन हम लोग को देखना आंसर आपका दोस्तों इधर का देता है, ठीक है।
तो CuO दोस्तों इसका जो अपचयन हो गया और H2 का आपका जो है दोस्तों उपचयन हो गया। तो उपचयन को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो H2 आपका हो जाएगा और CuO हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पूरी तरह से अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो CuO है और H2 है, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले अपचयन दे रहा है, उसके बाद उपचयन है, लेकिन प्रश्न में दोस्तों उपचयन और अपचयन की बात आ रही, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब 17 नंबर का दोस्तों यहां पर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का दोस्तों कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पर अभिकारक के द्रव्यमान के जो है बराबर होते हैं, ठीक है। जितना अभिकारक होगा उतना ही उसका उत्पाद भी बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि CH4 प्लस 2O2, ठीक है। CH4 प्लस 2O2 एरो का निशान दिखे CO2 H2O ऊर्जा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि इसमें दोस्तों यह अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है, तो ऊर्जा जब भी निकलेगी तो यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाएगा, ठीक है। और 19 नंबर का जो प्रश्न है कि A प्लस अम्ल, ठीक है, A प्लस अम्ल जो बनकर दोस्तों यानी कि एक आपका धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर A जो है आपका दोस्तों ये क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ठीक है। धातु यहाँ पर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि Na2CO3 ये आपका दोस्तों मिलकर लवण और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर यहाँ पर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर बनाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 20 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। तो आपको पता कि अम्ल में नीला पत्र जो है नीला पत्र में जो है डालते हैं तो वो लाल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्षारक में दोस्तों नीला को डालेंगे तो वो लाल को परिवर्तित नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों लाल को नीला करती है और नीला को लाल करता है अम्ल, ठीक है। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है, NaOH, क्योंकि ये आपका क्षारक है। अब चलिए 21 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए कि CuSO4.5H2O, जहां भी दोस्तों डॉट दिखे और अगर 10H2O या 5H2O दिखे तो आपका इसमें जो है क्रिस्टलीकरण मौजूद होता है, ठीक है, जल में। चलिए 22 नंबर में कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है Na2CO3 का, ठीक है, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसका जो है यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर में कि बोला गया है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि, ठीक है। दोस्तों जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, H+ आयन उपस्थित होता है, ठीक है। अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो H+ आयन क्या देता है। अगर दोस्तों यहीं पर क्षार की बात आए तो इसका आंसर कमेंट में बताइए कि क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 24 नंबर में देख लीजिए आ गया क्षार का, ठीक है, कि पदार्थ ABCD का pH मान दोस्तों क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, ठीक है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है। तो क्षारक दोस्तों वो इसका जो pH मान 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। अम्ल में 7 से कम होता है और 7 आपका उदासीन कहलाता है, ठीक है। तो 7 से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर 14 दिख रहा है, जो कि D यहाँ पर हो जाए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक आपका चित्र दिया गया और चित्र से संबंधित एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। दोस्तों यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड था। जैसे ही दोस्तों सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है, ठीक है।
सिर्बल अलग, क्लोराइड अलग, यानी कि क्या होता है, वियोजन कर दिया, तो ये आपका जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 26 नंबर का जो प्रश्न है कि भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रकर्बन उत्तरदायी है, तो दोस्तों यहाँ पर समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तीनों का यहाँ पर जरूरत होता है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों यहाँ पर कोई भी जो है आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। 28 नंबर में है कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, तो दोस्तों मनुष्य में दोस्तों यहाँ पर परजीवी पोषण होता है, क्योंकि मनुष्य जो है खुद भोजन तैयार नहीं करता। ठीक है, भोजन कौन तैयार करता है, तो पेड़ पौधे तैयार करते हैं, और पेड़ पौधे से हम लोग भोजन जो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो परजीवी पोषण में आ जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों 29 नंबर का जो प्रश्न है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो लाइपेज दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, यही तीनों में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। उसका बाद दोस्तों आ गया 30 नंबर का प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग 10 और प्रश्न देखेंगे और वीडियो आपका समाप्त होगा। तो प्रश्न दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है, तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 31 नंबर है कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, और जल की बात आए तो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 32 नंबर का जो प्रश्न है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जनन हो जाएगा। ठीक है, जनन प्रक्रिया आवश्यक है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। चलिए अब 33 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, तो ये आपका दोस्तों पत्ता है। ठीक है, पत्ता में काइल बैठ गई, यानी कि कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। 34 नंबर का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, कि बीच में, ठीक है, बीच में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में, ठीक है, नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रमण को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग अंकुरन कहते हैं। ठीक है, 35 नंबर में है कि गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, तो दोस्तों यहाँ पर गर्भाशय के जो है निषेचन कहाँ होता है, तो डिम्ब वाहिनी में होता है। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तो जल विद्युत संयंत्र के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमा है, तो ये दोस्तों अत्यधिक महंगा होता है। ठीक है, क्या होता है, अत्यधिक महंगा होता है। 38 नंबर का प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं क्या है, तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के जो है यहाँ पर उपयोग की सीमाएं जो है दोस्तों नवीकरणीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न यहाँ पर और बच गए। ठीक है, तो प्रश्न 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है, और इसका दोस्तों आंसर सभी को कमेंट में देना है। ठीक है, नेम के साथ देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए दोस्तों हर एक वीडियो में आपको एक प्रश्न आपको जो है होमवर्क के तौर पर देते हैं, ताकि आपको जो कुछ भी पता तो हो, नेम के साथ बोलना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 40 नंबर हम लोग देखते हैं, और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तापीय विद्युत संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका जो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी देखेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।